इंसान का जीवन स्मृतियों का पुंज है। कुछ स्मृतियां आपको सुखद एहसास कराती हैं, तो कुछ स्मृतियां आपको दुख से भर देती हैं। ऐसी ही दुख भरी स्मृतियां हैं देश विभाजन की। चाचा जी का सारा खून मेरी कमीज पर गिरता रहा। मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे तक मैं बगैर कमीज के रहा। जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान, पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। हम लोगों को दूसरी ट्रेन में गुजरांवाले हॉस्पिटल में भेज दिया गया। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुसलमान डॉक्टरों ने जो ज्यादा जख्मी थे उनको इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। ये आपको मैं जोड़ रहा हूं कि मुसलमान डॉक्टरों ने भी हमारे ऊपर त्रासदी की है। कुछ लोगों का कहना है कि जो स्मृतियां दुख पहुंचाती हैं, उन्हें बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या जिन्होंने अपने प्रियजनों को विभाजन की विभीषिका में खोया है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, जिनकी जीवन भर की पूंजी नष्ट हो गई, जिनका घर-बार जलाकर राख कर दिया गया, वो विभाजन की उस विभीषिका और उसकी भयावह स्मृतियों को भुला सकते हैं? हमारी ट्रेन 23 सितंबर को सुबह पिंडान खान से चली और शाम तक एक कामुकी स्टेशन है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में, वहां पर आके रुकी। सारी रात वहीं रुकी रही। रात को हमें ये महसूस होता रहा कि कुछ लोग जो है ट्रेन को देखते हुए आगे जा रहे हैं, उनके पास हथियार हैं। वो आगे सिग्नल पर जाके बैठ गए। अगले दिन सुबह गुजरांवाले से पुलिस आई। उन्होंने कहा आपके पास जो भी हथियार हैं आप यहाँ छोड़ जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान इनको नहीं ले जा सकते। सब हमारे से हथियार ले लिए गए। हमारे साथ बलोच मिलिट्री थी। हथियार लेने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आगे हमें डर है कि आगे मॉब बैठा हुआ है, उनको हम हटाने जा रहे हैं। उन्होंने हटाना क्या था, उनको बुला लाए, सिग्नल दे दिया कि अब आप अटैक कर सकते हैं। 3,500 के लगभग हमारी ट्रेन में टोटल यात्री थे। जब शुरू में उन्होंने सबसे पहले तो पैसा लूटना शुरू कर दिया। जितना है आपके पास जो भी है हमें दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। पैसा लूटने के बाद में उन्होंने जवान लड़कियों को निकालना शुरू किए। 200-300 के बीच में जवान लड़की जो है उन्होंने निकाल ली। 85 वर्षीय पीएल मेहता जैसे हजारों लाखों लोगों से 1947 की विभाजन की विभीषिका ने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही लोगों में से एक हैं लेखक कृष्णानंद सागर, जो मानते हैं कि इतिहास की गलतियों और स्मृतियों को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो समाज इतिहास की गलतियों को याद नहीं रखता, वो इतिहास की गलतियों से सबक भी नहीं लेता। कोई भी समाज हो, वो समाज तभी तक जीवित रहता है जब तक उस समाज का इतिहास उस समाज को ज्ञात हो। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो समाज क्रमशः नष्ट हो जाता है। तो अपने समाज को, अपने राष्ट्र जीवन को अगर हमने आगे चलाना है, तो फिर इस इतिहास को चाहे कितना भी त्रासदीपूर्ण हो, कितना भी कष्टपूर्ण हो, इस इतिहास को याद रखना बहुत आवश्यक है और अपनी अगली पीढ़ियों को देना ये हमारा कर्तव्य है। उस समय त्रासदी क्या हुई, उस समय पूरी की पूरी गतिविधि क्या हुई, घटनाक्रम क्या हुआ, इन सारी बातों को जनता के सामने, विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने लाना बहुत जरूरी है। किसने छल प्रपंच किया, किसने उन सारे दस्तावेजों की कूट रचना की, किसने किस तरह से उन सारी चीजों का विभक्तीकरण किया, जो कि एक अव्यावहारिक विभक्तीकरण था। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
आपने दो देशों का विभाजन तो किया, लेकिन ये असमान विभाजन था। पैरामीटर क्या था? एक राष्ट्र तो धर्म के आधार पर जाएगा और दूसरा राष्ट्र सेक्युलर होगा। ये पैरामीटर ही गलत है ना। भारत का विभाजन अधिकृत रूप से 1947 में जरूर हुआ, लेकिन इस विभाजन की नींव 1919 में ही पड़ गई थी। जब तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ करने की नाराजगी मुस्लिमों द्वारा भारत में प्रदर्शित की गई खिलाफत आंदोलन के जरिए। इसमें अंग्रेजों को दोष नहीं देना चाहिए। अंग्रेज तो विदेशी थे, उनको तो करना था वो अच्छा देश बिगड़े, वो तो चाहते थे, इसलिए उनको दोष देना गलत है। देखिए, अगर डिटेल में आप जाएंगे, वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ 1919 से ही थे। देश के इतिहास का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया था, या किया था तो उन्होंने उसकी ओर देखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि देश चलता है इतिहास के, शिक्षा इतिहास से मिलती है ना। लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। अब उस डिटेल में जाना इस समय संभव नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता बनी उसके कारण, वो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ये मंत्र रटा जाता रहा और ये 1919 से चालू हो गया। ये मंत्र चालू कहां से हुआ? तुर्किस्तान से। यानी जो खलीफा था तुर्किस्तान का, जिसका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, उस तुर्किस्तान के खलीफा को स्थिर रखने के लिए, उसको ना हटाया जाए, इसके लिए आंदोलन भारत में चला, खिलाफत आंदोलन। और कांग्रेस ने उस खिलाफत आंदोलन को अपना आंदोलन बना लिया। गड़बड़ यहां से चालू हो गई। तो खिलाफत आंदोलन जब कांग्रेस ने अपना बना लिया, तो वो जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, उनको वास्तव में उससे पहले 1919 से पहले उनको कोई पूछ नहीं रहा था। यानी मुसलमानों में से भी कोई नहीं उनको पूछ रहा था। तो उनको जरूरत पड़ी हिंदू सहायता की, और इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को, हिंदू नेताओं के नहीं, कांग्रेस नेताओं को संपर्क किया और कराकर, और खिलाफत कमेटी में ये सारे नेता ही बन गए। और अल्टीमेटली हुआ ये कि कांग्रेस ने ही उस खिलाफत आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया। इसलिए 1921 का जो आंदोलन हुआ है, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था। विभाजन की विभीषिका की स्मृति इसलिए भी याद रखनी चाहिए क्योंकि ये हमें एक बड़ा सबक देती है कि जब विभाजनकारी शक्तियां सर उठा रही हों तो उनको उसी समय माकूल जवाब देना जरूरी है, न कि देश का विभाजन नहीं होगा और होगा तो मेरी लाश पर होगा जैसी प्रतिक्रियाओं से देशवासियों को भ्रमित करना। क्योंकि खिलाफत आंदोलन की आड़ में केरल के मोपला कांड में हिंदुओं का नरसंहार हो या फिर बंगाल के नावखाली में मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हो, जिसमें हजारों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था, लाखों को बेघर कर दिया गया था, और ऐसी तमाम घटनाओं ने पहले ही देश विभाजन का संकेत कर दिया था। ये 2-4-10 दिन की बात नहीं थी। ये जो सारा अभियान चला है, ये लगभग 2-2.5 वर्ष चला है। 2-2.5 वर्ष। ये आरंभ हुआ था 16 अगस्त 1946 को। इसलिए इसका स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्रता दिवस से। और घोषित करके चला था कि 16 अगस्त से हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और ये 29 जुलाई को घोषित किया गया था, 16 अगस्त तय करके किया गया था, और ये 1948 के मध्य तक चलता रहा है। उन्नीस के उस विभाजन की विभीषिका ने लाखों हिंदुओं और सिखों की बलि तो ले ही ली,
साथ ही जो हिंदू और सिख विभाजन के बाद बने नए मुल्क पाकिस्तान में रहने को मजबूर हो गए, उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हुए क्योंकि वो तो धर्म के आधार पर देश है, तो वहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करना पाकिस्तान का फर्ज था। वहां जितने हिंदू बचे, आप 1947 से लेकर आज 2022 तक के आंकड़ों का विवेचन कीजिए, वहां क्रमशः हिंदू घटते चले जा रहे हैं। 1990 के आसपास जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ है, आज भी दिल्ली में उन तमाम हिंदुओं की बस्तियां हैं और कितनी बुरी तरह से उनको वहां से भगाया गया है। जबकि भारत एक सेक्युलर देश होने के बावजूद आज 75 साल में भी अल्पसंख्यकवाद को बुरी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। विभाजन और देश की आजादी को 75 बरस हो चुके हैं, लेकिन विभाजन को विभीषिका मानकर उसे सीखने का प्रयास नहीं किया गया। इसकी भी सुध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और 2021 से हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कर दी। हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की, इसलिए हम आज इस तरह से कम कम इस फोरम पर चर्चा तो कर पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले क्या आप इस तरह की कल्पना कर सकते थे कि हम इस विषय पर चर्चा कर सकते थे? और अगर हम चर्चा नहीं कर सकते थे तो ये तथ्य कैसे सामने आते? विभाजन की विभीषिका झेलने वाली पीढ़ी के कुछ लोग आज भी बचे हैं और जो नहीं बचे हैं वो अपने बच्चों को उस त्रासदी का मंजर बताकर गए हैं। पहले हमें ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे, बिल्कुल नहीं था। और डेली कोई ना कोई लाशें आसपास के लोगों की आती थी। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई उस वक़्त कि हमारी 3 बसें शुजाबाद के पास एक जलालपुर पीर वाला था, वहाँ किसी सामाजिक काम के लिए गई थी। 3 बसें जब वहाँ से वापस आ रही थी शुजाबाद की तरफ, एक षड्यंत्र के अंतर्गत तीनों बसों के जितने भी यात्री थे उनको मार दिया गया या जवान लड़कियों को उठाकर ले गए और बड़ी मुश्किल से 3 लोग बच के घसीटते हुए पकड़ते हुए टायर के नीचे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये सारी कहानी बताई। ये इतना दिल दुखता था कि इन लोगों को हो क्या गया है। पहली बारी मैंने अपनी मदर के मुंह से सुना कि तुमने तो शहर दे दिया जैसे तुम्हारी अपनी मलकियत थी, पर हम सबकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। सारी जिंदगी हमारी स्ट्रगल में ही निकल गई। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी लाहौर से बाहर गए हुए थे। जब वो रेलवे स्टेशन पे वापस आए तो टांगे वाले ने उन्हें बताया कि उनके पिताजी को मार दिया गया है। तो वो जवान खून लड़ना चाहते थे, पर टांगे वाले ने कहा नहीं, तुम लड़ने की बात मत करो। उन्होंने कहा अपनी माँ और बहनों को लो और निकल जाओ यहाँ से। विभाजन की विभीषिका को याद रखना उस जिजीविषा को याद रखने के लिए भी आवश्यक है जो बंटवारे में अपना सब कुछ गंवाकर अपने ही देश में रिफ्यूजी पुकारे जाने वाले भारतीयों ने दिखाई। वो सब हार कर भारत में आए। उनके लिए कैंपों में टेंट लगवाए गए। उन्हीं टेंटों से उन्होंने श्रम का ऐसा पसीना बहाया कि क्या व्यापार, क्या नौकरी और क्या खेल और राजनीति, उन्होंने शून्य से शिखर तक की ऐसी इबारत तैयार कर दी
जिससे रश्क किया जा सकता है और सीखा जा सकता है कि लाहौर, कराची, हैदराबाद और पेशावर जैसे पाकिस्तान में चले गए भारत के हिस्से में रहने वाले भारतीय कितने दक्ष और काबिल थे। उनकी ये काबिलियत और भी रंग लाती अगर देश का बंटवारा न होता, लेकिन जो होना था सो हो गया। लेकिन विभाजन की विभीषिका को याद रख हम देश में अभी भी मौजूद आतंकी और विभाजनकारी शक्तियों को हरा सकते हैं और देश को विभाजित करने की किसी भी कुत्सित सोच को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।